नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गणपत पूनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सेशन हमारा चल रहा था शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। हमारा जो टॉपिक खत्म हुआ था वो था अधिगम का टॉपिक। अब साथ में थ्योरी भी चलती रहेगी अगले पार्ट की, और जैसे ही पार्ट खत्म होगा उसका जो प्रश्न है वो भी आपको हल करवाए जाएंगे। तो अधिगम टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। अधिगम को हमने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अधिगम के संबंधित जो भी PYQ है, यानी जो भी प्रश्नोत्तरी है वो हम पढ़ेंगे। आप चैनल के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करके हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति, यानी अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया। यानी इस पद्धति पर बांडुरा और वाल्टर ने बल दिया, वो कौन सी पद्धति है? पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्ववास्तविक या कोई नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है और मेरे द्वारा इसको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति बांडुरा और वाल्टर ने जिस पर बल दिया है वो हमारा निरीक्षण युक्त अधिगम और अनुकरण है। यानी आप किसी चीज का निरीक्षण करते हो तो जल्दी सीखते हो, आप किसी चीज का अनुकरण सीख करके उस चीज को भी सीख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, सीखने का सूझ सिद्धांत, सीखने का है तो आप थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है गेस्टाल्टवादियों की, पुर्तगालियों की, फ्रांसीसियों की या अंग्रेजों का। यानी सीखने का जो सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो सूझ का सिद्धांत आपके गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया है, ठीक है। माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि आपने अधिगम को आपने सही ढंग से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि माता पिता को अपने संतान को बुद्धू, मूर्ख इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन शब्दों को दोहरान करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी या उपयुक्त सभी। मतलब एक फैमिली के अंतर्गत चाहे माता पिता हो चाहे बड़े हो जो भी हो, उनको बच्चों के सामने इस प्रकार के शब्द नहीं बोले। जैसे कभी मान लीजिए परिवार में किसी बात को लेकर दो जनों के बीच झगड़ा हो जाता है, सबसे पहले कि बच्चों को साइड में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि जो उन दोनों के बीच जो भाषा जो संवाद हो रहा है, उस संवाद को कहीं ना कहीं वो शब्द, ऐसे शब्द जो सभ्य शब्द ना हो, जो हमारे समाज में उन शब्दों को अनुमति नहीं है बोलने की, ऐसे शब्द कहीं वो सीख ना जाए, ठीक है। बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो जैसे बड़े बोलेंगे वैसा वो बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्यों नहीं बोलना चाहिए? तो इसके लिए ऑप्शन आपका ये तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चे उस शब्दों का दोहरान कर सकते हैं, ठीक है। और उस यदि मान लो बच्चों को बुद्धू या मूर्ख कहेंगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं लगा कि क्या यार वास्तव में बुद्धू है, कि हम वास्तव में मूर्ख है, ठीक है। और अब शब्दों की उसको जैसा बड़े बोलेंगे वैसा वो उनको भी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों के सामने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब सीखने का सूझ का सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया है? यानी सीखने का जो सिद्धांत है उसके अंदर किस सूझ का जो सिद्धांत दिया था उसने किस पर यह प्रयोग किया था, ठीक है। बंदर पर, चिंपांजी पर, कुत्ते पर या बिल्ली पर? तो आपके यहाँ ऑप्शन चिंपांजी पे किया था सूझ का सिद्धांत। जैसे उन्होंने डब्बे रखे थे, एक छत पे उन्होंने क्या रख दिए थे, केले, ठीक है, और बॉक्स पड़े थे। फिर वो क्या करता है, एक बॉक्स दो बॉक्स ऐसे ऊपर करके ऊपर चढ़ता है और वो केले प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा सूझ का सिद्धांत हो गया, ठीक है।
सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। यदि आप किसी चीज को सीख रहे हो तो उसका कैसा स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन होना चाहिए या कठिन से सरल होना चाहिए। तो सीखने के लिए सबसे पहले आपका ये जरूरी है, सरल से कठिन की ओर आपको चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रक्रिया, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान कब दिया? तो इसके अंतर्गत हम बात करें कि स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया का विशेष आधार दिया था, तो इसमें महान योगदान कब दिया था? 1935 के अंतर्गत, 1940 के अंतर्गत, 1938 के अंतर्गत और 1950 के अंतर्गत। तो 1938 के अंतर्गत इस चीज का योगदान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आप इस चीज को देखो, साथ ही साथ आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसका कमेंट में फटाक से आंसर दे दो। ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि आप फिर चेक कर लो भाई मैंने मान लीजिए 20 क्वेश्चन अटेंड किए हैं तो 20 क्वेश्चन मेरे कितने गलत हुए कितने सही हुए। ठीक है, और हमें भी पता चलता रहेगा कि भाई हाँ फला किस किस मतलब उसकी तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा चिंतन प्रतिक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन प्रक्रिया सबसे कम महत्वपूर्ण है। चित्र, प्रतीक व चिन्ह, मांसपेशी क्रियाएं और भाषा। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन कौन सी मतलब जो चिंतन की प्रक्रिया है वो सबसे कम किसके अंतर्गत पाई जाती है? तो वो है मांसपेशी क्रिया के अंतर्गत चिंतन की प्रक्रिया सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्या हुआ? अच्छा, क्वेश्चन शायद पूरा लिखा नहीं या डिलीट हो गया क्या? शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आईपी पावलोव ने किस सन में किया? ठीक है, तो रूसी जो पावलोव है उसने 1904 के अंतर्गत इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने तीन प्रमुख नियम, थॉर्नडाइक के प्रमुख तीन नियम कौन कौन से? थॉर्नडाइक ने तीन नियम दे दे, तत्परता का नियम बिल्कुल सही है, अभ्यास का नियम सही है, प्रभाव का नियम सही है। तो उपयुक्त सही हमारे सभी आंसर राइट है। ठीक है, कोहलर का अधिगम, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को किस नाम से जाना गया है? वो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जाना गया है। ठीक है दोस्तों, सीखने की गति निर्भर करती है, सीखने की गति निर्भर करती है सिखाने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, या सिखाने वाले की प्रेरणा पर, या सभी पर। तो सीखना, यदि आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपकी रुचि पर उसका प्रभाव, आपकी इसमें रुचि है तो आप जल्दी सीखोगे, आपके अंदर जिज्ञासा है उस चीज़ को सीखने के लिए तो आप जल्दी सीखोगे, और सिखाने वाले की प्रेरणा भी इसके अंतर्गत काम आती है। तो सभी ऑप्शन हमारा 4 राइट हो जाएगा सभी पर। ठीक है, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पुनर्बल का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? पुनर्बलन का सिद्धांत प्रतिपादन किया, हल ने किया है, फ्राइड ने किया है, पावलर ने किया है, या कोहलर ने? तो आपका ऑप्शन यहाँ कोहलर हो जाएगा। ठीक है, कोहलर ने पुनर्बलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सदृश्यकरण का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है तो थॉर्नडाइक का सीधा सीधा ऑप्शन हमारे ये राइट हो जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है,
अधिगम का मुख्य चालक है। अधिगम का मुख्य चालक है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप सीधा सीधा अभिप्रेरणा आप अधिगम का मुख्य चालक है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप याद रखें। शास्त्रीय अनुबंध में सम्मिलित होता है। शास्त्रीय अनुबंध के अंतर्गत सम्मिलित होता है। कौन कौन सा होता है? एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से सहचर्य, उत्तेजक का अनुक्रिया के लिए स्थान पूर्ति, एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक के लिए स्थान पूर्ति, उत्तेजक का अनुक्रिया से सहचर्य। तो इसके अंतर्गत शास्त्रीय अनुबंध के अंतर्गत एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से सहचर्य होता है। ठीक है। गेस्टाल्ट का अर्थ है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है कि गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप में, मशीनों के रूप में, परिवर्तन के रूप में या फिर व्यवहार के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके समग्र रूप के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आप उस चीज को भी ध्यान में रखें थोड़ा। ठीक है, जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है वह है, यानी पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह है। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जो आपका अधिगम स्थानांतरण होता है ना, तो आपने पहले कोई चीज सीखी और वो चीज आपके काम आ रही है तो वो उसका धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है। उस अधिगम का क्या हो रहा है? धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित हैं। यदि आप किसी चीज को नए चीज को सीख रहे हो, उसको आप पूरा याद कर ले होते हो, तो उसका आत्मीकरण के नियम से जाना जाएगा। ठीक है, सीखने का सिद्धांत आधारित है, सीखने का सिद्धांत आधारित है जियो और जीने दो, करो या मरो, प्रयत्न और भूल या कोई नहीं। तो जो सीखने का सिद्धांत है वो प्रयत्न और भूल के आधार पर सिद्धांत दिया गया है। स्किनर ने प्रयोग किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया या बिल्ली पर प्रयोग किया या बंदर पर प्रयोग किया या कुत्ते पर प्रयोग किया? ये आप जल्दी से कमेंट करके आप हमें बता सकते हो कि सर इसने किस पर प्रयोग किया था। तो स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, अब आगे आपका पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग किया था। जो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किसके ऊपर? कुत्ते को इस प्रयोग के अंतर्गत प्रयोग लाया गया, जैसे उसकी लार टपकना। ठीक है ना, पावलोव से सीधा उसका संबंध लार टपकना। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थिति में उपयोग किया जाना कहलाता है। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थिति में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है ना, नेक्स्ट आपके हैं, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसको कहा जाता है। किसी दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंच जाने जो समय जो अधिगम होता है वो क्या कहलाता है? आपका मौखिक सहचार्य अधिगम कहलाता है। क्योंकि संकेत के अंतर्गत आपको आवाज़ नहीं दी जाती है, आपको संकेत के माध्यम से आपको डाइवर्ट किया जाता है कि भाई आगे स्कूल है, आगे विद्यालय है, या आगे चिकित्सक है, आगे सड़क है, आगे रेल मार्ग है। ठीक है ना, वो संकेत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो किसी को पुकार के बुला रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया? मौखिक सहचर्य संबंध हो गया। ठीक है, जब व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, सदर्शियात्मक सीखना या करके सीखना? इस क्वेश्चन का आप जितना जल्दी हो सके आप आंसर दो। देखते हैं
कि आप में से कौन कौन उस चीज़ को सीख बताते हैं। तो आपका इसके अंतर्गत प्रत्याशात्मक सीखना इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पहली बार पूछा गया है कि सीखने की आयु मानी जाती है, तो सीखने की आयु 8 से 18 वर्ष है, या 7 से 10 वर्ष है, या 1 से 5 वर्ष है, या 8 से 20 वर्ष है। तो सीखने की आयु यहाँ पर 1 से 5 वर्ष बताई गई है, क्योंकि उसके बाद तो बच्चा आपको सिखाता है। ठीक है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब 5 साल का होता है तब तक वो सारी चीज़ें सीखता है, जो उसकी मम्मी कपड़े पहनते हैं, उसके पापा जैसे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं दादा क्या बोलो दादा, तो वो दादा बोलती हैं, वो उसको बोलते हैं बेटा बोलो नमस्ते, तो बोलो नमस्ते। लेकिन जैसे जैसे वो 5 साल के बाद बड़ा होता है ना, फिर वो कहता है कि ये काम ऐसा नहीं ऐसे होगा। ठीक है ना, वो हमें सिखाना शुरू कर देता है। तो जो सीखने की आयु मानी गई है वो 1 से 5 वर्ष साल तक मानी गई है। ठीक है, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है। तो उसके अंतर्गत अवबोध होगा, या विश्लेषण होगा, या संश्लेषण होगा, या मूल्यांकन। तो उसके अंतर्गत अवबोध के अंतर्गत वो पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण को कहा गया है। अनुकरण को कहा गया है विद्या का माध्यम, विद्या का प्रारंभ, शिक्षा का मध्य, शिक्षा का प्रारंभ, या शिक्षा का भविष्य, या शिक्षा का समापन। अनुकरण को कहा जाता है। तो अनुकरण के बारे में आपका जो भी संबंध है वो आप हमें बताइए कि अनुकरण को किसके अंतर्गत रखा गया है। जल्दी बताओ आप। अनुकरण को शिक्षा का मध्य या शिक्षा का प्रारंभ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, उसके अंतर्गत आपका सीधा नाम जोरेन ब्रूनर आ जाएगा। ठीक है, संरचनात्मकता से तात्पर्य है अधिगम की क्रिया, शिक्षण क्रिया, ज्ञान की संरचना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये संरचनात्मक से तात्पर्य से संबंध यदि पूछा जाए तो इसके अंदर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज्ञान की संरचना से। ठीक है, अधिगम होता है सक्रिय रहकर, निष्क्रिय रहकर, सक्रिय और निष्क्रिय रहकर, या शांत रहकर। अधिगम हमेशा सक्रिय रहकर किया जा सकता है। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी है, जल्दी बताओ आप। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, या कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन हमारा आपका राइट मानसिक हो जाएगा। ठीक है, अधिगम का मुख्य घटक है। अधिगम का मुख्य घटक भाई साहब सीधी बात करें तो अभिप्रेरणा। ठीक है, अधिगम का मुख्य घटक अभिप्रेरणा। जब तक आप अभिप्रेत नहीं होते तब तक आप अधिगम नहीं कर सकते हो। अधिगम देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा टाइप मिस हो रहा है, टेक्निकल टीम से बात करनी पड़ेगी। अधिगम है, अधिगम तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, या अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, अधिगम के अंतर्गत क्या लगता है, समय लगता है। ऐसा नहीं कि अधिगम आपने जैसे शुरू किया आप उसको चीज को सीख गए, नहीं, अधिगम के अंतर्गत क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है, अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है आत्मीकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की, या अनुक्रिया की। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा आत्मीकरण की। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं अधिगम का प्रमुख उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना, समय व्यतीत करना, या भविष्य में किसी कार्य में सहायता होना। तो मेरे हिसाब से ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स राइट हो जाएगा, जिसमें
भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना अधिगम का प्रमुख उद्देश्य है। यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में ना प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही क्या होगा, क्या कह रहे हैं, ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में ना प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही विस्मृत हो जाएगा। यानी आपने किसी चीज को सीखा है और यदि आपने उस चीज का रिवीजन नहीं किया है तो वो धीरे धीरे आपका ज्ञान लुप्त हो जाएगा। ठीक है। छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालें। शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में हो। ये उपागम क्या कहा गया है, तो इस उपागम को निर्मतवादी उपागम भी कहा जाता है। ठीक है। फिर है कबीर के दोहा याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहा याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का नियम प्रमुख कारण कौन सा है। अधिगम स्थानांतरण के बारे में यदि आपने सही ढंग से पढ़ा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर काफी बार पूछा गया है। तो क्या कहा है कि कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से कौन सा कारक या कारण कौन सा है। तो दोनों स्थितियों में समानता होती है, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण। तो जल्दी से बताइए इसके अंदर का शून्य स्थानांतरण होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो दोहा कहीं पर भी काम नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा अधिगम का जो सेशन PYQ है वो यही समाप्त होते हैं। आपको PYQ कैसे लगे इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आप देना उत्तर कि भाई हाँ यदि हमने अच्छा लगे हैं इस चीज़ को हम कंटिन्यू करें तो आप मुझे वापस बता देना, नहीं तो फिर हम हमारे हिसाब से आगे इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।